Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. नमस्कार, मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है। मेरा यूपी पीसीएस 2021 में चयन हुआ है प्रथम स्थान पर और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आज आप सभी लोगों से अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। पहले मैं अपना कुछ बैकग्राउंड बता दूं। मैं मूल रूप से प्रतापगढ़ जनपद का रहने वाला हूं। हम लोग का अराउंड 30 ईयर्स से इलाहाबाद में सेटल्ड है और मेरी स्कूलिंग जीआईसी इलाहाबाद से हुई है। फिर आईटी खड़गपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया है, बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक किया है और उसके पश्चात एमएनसी में मैंने अराउंड 4-5 ईयर्स वर्क किया है। फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ गुड वर्क प्रोफाइल, इन सर्च ऑफ गुड वर्क प्रोफाइल आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग और मुझे यूपीएससी काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा। वहाँ पे यूपीएससी में मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 2 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ था 2017 में। फिर मैंने स्टेट पीसीएस की ओर रुख किया तो वहाँ पे 2019 में मेरा चयन हुआ था बीडीओ के पद पर और फिर वहाँ से 2019 में ही एसीएफ पे भी मेरा चयन हुआ था और प्रथम स्थान वहाँ पे मुझे प्राप्त हुआ था। इस बार 2021 में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है यूपी पीसीएस में। जहाँ तक मेरे फैमिली बैकग्राउंड का सवाल है, मैं बेसिकली मैरिड हूँ। आई हैव 2 किड्स और मेरे फादर रहते हैं मेरे साथ। माताजी का मेरा देहांत हो गया था पिछले वर्ष और हम जॉइंट फैमिली है। हमारे दीदी जीजा जी वो भी सब साथ ही में रहते हैं। हम लोग इलाहाबाद में ही हैं सेटल सारे लोग। तो ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड हो गया। इलाहाबाद में हम लोग यहाँ पे रहते हैं, फैमिली बैकग्राउंड वो सब उससे मैंने आपको अवगत कराया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। थोड़ा सा जो भी मैं आपसे बातें बताऊँगा वो स्टेप बाय स्टेप होंगी। कई पॉइंट्स में मैंने उसको स्प्लिट किया हुआ है और अकॉर्डिंगली मैं बोलने की कोशिश करूँगा। तो अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एक जनरल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो देखिए यूपीएससी या यूपी पीएससी, अभी दोनों में पहले से थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं। तो प्रीलिम्स के स्टेज पे थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा है और मेंस के स्टेज पे पेपर का पैटर्न तो सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन और सिलेबस भी आपका आप ये कह सकते हैं कि अराउंड 80% सिलेबस भी सेम है, लेकिन वहाँ पे मेंस से सिमिलरिटी आपको ज़्यादा मिल जाएगी बनिस्बत की प्रीलिम्स के। उसका सिंपल रीज़न ये है कि प्रीलिम्स थोड़ा सा यूपी पीसीएस में फैक्चुअल ज़्यादा होता है और मेंस कंसेप्चुअल वहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कभी आपसे नहीं पूछेगा यूपी पीसीएस में कि आप इतने मतलब रामसर साइट्स के नाम बताइए या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का लिस्ट करिए। ऐसा कंसेप्ट मतलब इन्यूमरेशन टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन मेंस में ना तो यूपी पीसीएस में पूछा जाता है ना तो यूपीएससी में पूछा जाता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि काफ़ी सिमिलैरिटी है। जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के, स्पेशली यूपी के हैं, यूपी के ना भी हों, मैंने ये देखा हुआ है कि अभी पिछले 4-5 साल से ये पैटर्न रहा है कि सभी राज्य के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलता है यूपी पीएससी में। तो वहाँ पे वो सभी मतलब टॉपर्स भी रहे हैं दूसरे राज्य से। तो ये ओपन एग्ज़ाम है, सभी का स्वागत है इसमें और जो लोग साथ में दोनों प्रिपरेशन कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो हमारी प्रिपरेशन हो बहुत ही कंबाइंड अप्रोच होनी चाहिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। डिटेल में मैं एक स्टेप में बताता हूँ कि हर स्टेजेस में कैसे क्या करना होता है। ये जो भी मेरी अप्रोच यहाँ पे मैं आपसे मेंशन कर रहा हूँ बहुत ही सब्जेक्टिव है, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाएं, लेकिन ये है कि एक जनरल पॉइंट जो मेरे एक्सपीरियंस अभी तक रहा है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। और अगर इसके मतलब जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा वो यूपीएससी यूपी पीएससी के लिए आपको कंबाइंड वो उसमें हेल्प करने चाहिए मेरे ख्याल से। और आप अपने विजडम को यूज़ करिए, यूज़ योर प्रूडेंस कि कैसे आपको क्या सूट करता है और आपको जो बेस्ट पॉइंट लगे आप उसको ले सकते हैं। अगर प्रीलिम्स के स्टेज की बात करें तो प्रीलिम्स यूपीएससी और यूपी पीएससी दोनों में ही बहुत ही डाइसी सिचुएशन होती है कई लोगों के लिए और मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं जो कि बेयरली प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं या शायद नहीं भी कर पाते हैं, मेंस में बहुत अच्छे होते हैं। तो प्रीलिम्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देना चाहिए मेरे ख्याल से किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो या यूपी पीएससी हो, क्योंकि यूपी पीएससी में खासतौर से क्या होता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके फैक्ट्स आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एटलीस्ट इतने तो होने ही चाहिए कि आप कट ऑफ ईजिली क्लियर कर लें।
कई लोगों के साथ ऐसा है कि फैक्ट्स उनको याद नहीं होते, मैं भी उनमें से एक था। फैक्ट्स मेरा वीक था, इसलिए मेरा प्रीलिम्स मुझे भी इशू हुआ करता था। लेकिन ये है कि इतना मैंने फैक्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रखी थी, इतना मैंने ये कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा रखी थी कि प्रीलिम्स के लिए जो है चीज़ें उतनी ज़्यादा बाधा नहीं हुई इस बार भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। टेस्ट पेपर लगाइए, आप किस एग्ज़ाम के लिए आप फोकस कर रहे हैं उस हिसाब से टेस्ट पेपर आप अपना मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए है तो आपको पता है विज़न है, इनसाइट्स है, उनके आप टेस्ट पेपर्स ले सकते हो। और अगर यूपी पीसीएस के लिए है तो दृष्टि के टेस्ट पेपर्स आते हैं, और भी अच्छी कोचिंग्स के होते हैं जिनके आप टेस्ट पेपर मार्केट में मिलते हैं, आप उनसे कर सकते हो। तो जो भी आपकी प्रैक्टिस एक अच्छी होनी चाहिए, ये उस स्टेज की बात है जब आपने प्रिपरेशन बेसिक सब्जेक्ट्स की कर ली हुई है। प्रीलिम्स में मतलब बुक्स क्या क्या कैसे क्या पढ़ना है वो मैं आगे के स्टेज में बताऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी की पॉइंट्स होते हैं प्रीलिम्स के लिए जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। आप अगर जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो ये अपने सब्जेक्ट्स, मैंने ये मान लिया है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने कर रखी हैं, जो भी उसमें बुक लिस्ट है जैसा मैंने बताया अभी मैं मेंशन करूँगा, तो जो भी बुक्स उसमें हैं उनको पढ़ने के बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस की ओर जाएंगे। तो आप रोज़ एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस करें, चाहे जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो 10 to 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें विद इन सेट टाइम। तो जैसे कि 2 घंटे का टाइम होता है 150 क्वेश्चन के लिए, तो आप 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको कितने मिनट, 7-8 मिनट कितने लगने चाहिए वो आप कैलकुलेट करिए। उतनी देर में उतने क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, क्या आपकी एक्यूरेसी है, क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपसे नहीं हो रहे हैं। और वो सारी आपको वीकनेसेस आपको डे 1 से, मतलब एक बेसिक रिवीजन के बाद डे 1 से आपकी वीकनेसेस पता चलती जाएंगी। और जब तक एग्ज़ाम आएगा आपको सारी चीज़ें बहुत ही जिसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मेरा वीक एरिया क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और किस जगह आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये प्रीलिम्स का एक मोटा मोटा है। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स का सबसे की एस्पेक्ट है कि आपने टेस्ट पेपर कितने लगाए हैं। स्पेशली यूपीएससी के लिए जैसे मैंने आईएफएस का दिया हुआ था तो वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैंने की हुई थी, तो मेरे अराउंड 50 और टेस्ट पेपर मैंने लगाए थे। तो इस तरह से अगर आप आईएफएस का टारगेट कर रहे हैं तो आप जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाइए तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। बेसिकली पॉइंट ये है कि कोई कभी ये नहीं कह सकता है कि मैं यूपीएससी के मैं ये बुक पढ़ के जाऊँगा हो जाएगा, ये बुक से आ जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे ये नहीं है, आपको एक इंट्यूशन भी डेवलप करनी है कि आपने क्वेश्चन किया है और आपको पता है, लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि बाकी लोग करेंगे तो आप रेस में पिछड़ जाएंगे। आपको जो है एक एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी की तरफ आपको एक अप्रोच डेवलप करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप नहीं करेंगे दूसरे करेंगे, फिर आके घर पे ही सोचेंगे मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया होता, क्यों नहीं हुआ। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप घर पे बैठेंगे और जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। घर पे बैठ कर के आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3-4 महीने जितने भी हैं, वहाँ पे आप जो आपकी एक्यूरेसी होगी। अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं मान लीजिए और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर 100 क्वेश्चन का है सेट, मान लीजिए आपने 90+ जो भी है आपका वो आप अटेम्प्ट किए और आपका जो भी एक्यूरेसी बन रहा है 65-70, तो आप लगातार उसकी कंसिस्टेंसी बनाइए। अगर जैसे घर पे ऐसा आपका हो रहा है कि एग्ज़ाम कंडीशंस में आप घर पे दे रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी होगी, आप कंसिस्टेंटली आप जो है 50 में से 40 टेस्ट में आपका ऐसे ही जा रहा है, तो एग्ज़ाम में कोई चमत्कार नहीं होगा कि या फिर कोई बहुत बुरा दिन नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जो आप प्रैक्टिस किए हुए हैं वही मोर और लेस रिफ्लेक्ट होता है। तो आप ये कोशिश करिए कि घर पे ही आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसा कि कहा जाता है मोर यू फाइट इन द बैटल लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस अभी करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा प्रीलिम्स के लिए। जी अब थोड़ा सा मेंस की तरफ जाते हैं, आंसर राइटिंग की बात करते हैं। मेंस में ऑप्शनल पे मैं थोड़ा सा बाद में जाऊँगा, पहले जीएस की बात करते हैं और एसे की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसे का एक पेपर होता है यहाँ पर यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में भी होता है, और 4 पेपर होते हैं जीएस के। तो वहाँ पे आंसर राइटिंग बहुत मैटर करती है। 2 चीज़ें आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपका कंटेंट और एक आप कैसे उस कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। कंटेंट होना सबसे, जिसे कहते हैं ना कि प्रीलिमिनरी प्री रिक्विजिट है इस एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद फिर उसको ब्यूटीफाई करना डायग्राम्स के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, कोटेशन के माध्यम से, फैक्ट्स, फिगर, डेटा, ये सब ब्यूटिफिकेशन ये आंसर राइटिंग में उसको और ज़्यादा आपके कंटेंट को और ब्यूटीफाई करता है। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच इस तरह से होनी चाहिए कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो। कभी भी कोई ऐसा मतलब नहीं होगा उचित कि आप सिर्फ कंटेंट पे ही फोकस करते जाएं और आपका प्रेजेंटेशन ख़राब हो, या फिर ऐसा हो कि आपने सिर्फ जो है प्रेजेंटेशन ही दे दी है, ढेर सारी बहुत अच्छे से लिखा है और कंटेंट ज़्यादा हो। आइदर केस मुझे नहीं लगता कि बहुत सही होगा। आपको एक मध्यम मार्ग लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका दोनों बैलेंस है तो आपका जो है ओवरऑल मार्क्स आपके उठेंगे। अब बात करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट के लिए बेसिकली आपका जो जीएस का पेपर है वो अराउंड
60 to 62 टॉपिक्स में डिवाइडेड होता है जीएस के चारों पेपर। अब सारे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं जीएस के, उन सब के लिए आपके पास 1 या 2 पेज का रफली एक नोट्स होना चाहिए। जीएस 1 का जो टॉपिक है वो स्टैटिक पोर्शन है, बारिंग अ फ्यू टॉपिक लाइक सोसाइटी, और ज्योग्राफी में भी कुछ कंटेम्प्रेरी इशू हो सकते हैं, बट मोस्टली ये स्टैटिक पोर्शन है। तो वो आपके लिए पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और वो रिसोर्सेज जैसा मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। तो वो वाला पोर्शन स्टैटिक है, तो उसको आप मतलब एक स्टैंडर्ड बुक से जो भी है उनसे आप कवर करेंगे। जो सेकेंड पेपर है उसमें आपका पॉलिटी आता है, गवर्नेंस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। ये पेपर काफ़ी डायनेमिक होता है, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेक्शन। पॉलिटी वाला जो यूपीपीसीएस के लिए है वो लक्ष्मीकांत की बुक बहुत ही सफिशिएंट है, उसमें मोर देन सफिशिएंट दिया हुआ है। और जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है उसमें भी आपको जो है विज़न के वैल्यू एडेड मटेरियल्स होते हैं, वहाँ से आप देखेंगे तो हर टॉपिक पे, चाहे एनजीओ हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, या फिर जो है जैसे पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशंस हुआ, या फिर आपका ये सिटीजन चार्टर्स, ई गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक्स जो गवर्नेंस में आते हैं, इन सब पे विज़न के वैल्यू एडेड मटेरियल्स में अलग से आपको कंटेंट दिया हुआ है। सब पे 3, 4, 5 पेज का मतलब काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया हुआ है, और उसमें आप पढ़ कर के उसको 3-4 बार पढ़िए और उससे नोट्स बना लीजिए। मैंने यही किया हुआ था। तो इससे क्या होता है कि मेरे पास कोई भी टॉपिक कभी भी GS2 में कुछ भी आ रहा है तो मेरे पास बेसिक में सारे कंटेंट रेडी हैं। कोई बहुत बाउंसर क्वेश्चन आ गया तो मैं अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माय विजडम एंड करंट अफेयर्स जो मैंने किया हुआ है। तो अगर आपने उतना चीज़ किया हुआ है तो इससे आपका अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्वेश्चन पेपर में ख़त्म हो जाती है। जीएस में 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के छोटे और 10 क्वेश्चन छोटे और 10 बड़े क्वेश्चन होते हैं, 8 और 12 मार्क्स के यूपीपीसीएस में। तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट भी करना है चारों पेपर में। अगर आपको इंटरव्यू कॉल चाहिए, आपको अच्छी रैंक चाहिए, क्वेश्चन छोड़ के आना आई थिंक वुड बी अ ब्लंडर। आप क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करिए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, अच्छे फैक्ट्स और मतलब कंटेंट के साथ अटेम्प्ट करिए, लेकिन प्री रिक्विजिट अटेम्प्ट करना होना चाहिए। क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आ सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। ये चारों पेपर के लिए अप्लाई होता है। इनफैक्ट ये मुझे लगता है कि सारे ही पेपर के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर ये कोई नेगेटिव मार्किंग का स्कोप नहीं है। आपको जो भी आ रहा है आपको लिखने की कोशिश करनी है। आपको बस ये है कि आप ये नहीं होंगे कि जो कंटेंट आपका मतलब एवरेज कंटेंट है या अच्छा कंटेंट नहीं है उसकी उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को मिनिमाइज़ करना है। मतलब ये हुआ कि अगर आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि 10 क्वेश्चन सुपर क्वालिटी के हों, 5 क्वेश्चन गुड क्वालिटी के हों, या 2-3 क्वेश्चन एवरेज क्वालिटी के हों, बाकी 1-2 क्वेश्चन बहुत ही पुअर लिखा हो, दैट इज़ ओके। क्योंकि ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसको कि 20 के 20 क्वेश्चन में बहुत अच्छा कंटेंट हो। ऐसा ट्राई भी नहीं करना चाहिए और ऐसा जो है प्रैक्टिकल कंपटीशन में संभव भी नहीं है। तो जितना मतलब दिन आपका अच्छा हुआ तो हो सकता है आपको सब आता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपका जो है जिसे कहते हैं ना कि होपिंग फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, उस अप्रोच से मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ से आप इस तरीके से आपको रखना है। अच्छा, तो पॉलिटी वाला पोर्शन आप लक्ष्मीकांत से करेंगे। जीएस गवर्नेंस वाला मैंने आपको बता दिया, विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल से। आईआर का टॉपिक काफ़ी डायनामिक है। आईआर के लिए आपको जो है नोट्स मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। बेसिकली क्या है, आपको एक तो बुक होती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स करके है, एनसीईआरटी की है, वो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेसिक दे देगी। कोल्ड वॉर एरा के बाद क्या कैसे हुआ। फिर राजीव सीकरी की बुक मैंने देखी हुई थी। ये बुक थोड़ी सी जो है इसे कहते हैं ना कि एक डिप्लोमेट सीनियर आईएफएस ऑफिसर ने लिखी है, राजीव सीकरी सर ने, तो वो बुक आप पढ़ेंगे, अच्छी बुक है। लेकिन जैसे कॉम्पिटिटिव आपको आंसर पॉइंट रखने के लिए आपको जो है एग्जैक्टली तुरंत मटेरियल उससे नहीं मिल जाएगा कि आप उसने पढ़ा और आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ऐसा मतलब थोड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, एक बैकग्राउंड बनाना है, चीज़ें जैसे करना है, जैसे किसी ने कभी कुछ किया नहीं है तो मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ। तो वहाँ पे भी आपको यही करना है कि आपके जो भी इंडिया के रिलेशंस हैं सारे नेबर्स के साथ, जो भी इंडिया ग्रुपिंग का पार्ट है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आईआर में आती हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है। DKT स्टेट पीसीएस। अगर आप केवल स्टेट पीसीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट पीसीएस। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब आते हैं थर्ड पेपर में, जो कि इकोनॉमी है और साइंस एंड टेक है, और आपका जो है इंटरनल सिक्योरिटी है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट है। तो ये वाले टॉपिक्स के लिए मुझे लगता है कि सेम अप्रोच वही रहेगी। आपको हर टॉपिक पे आपको 1-2 पेज का नोट्स होना चाहिए। कौन सा टॉपिक कोई ऐसा होगा जो कि जिसमें ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होगा, ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, तो आप उस टॉपिक को आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है। बट ऑन एन एवरेज आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट हर टॉपिक का रखेंगे तो कभी किसी भी
पोर्शन ऑफ द सिलेबस अगर क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू टैकल इट। तो रिसोर्सेज पे मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। फिर आपका यही इसी तरीके से इथिक्स का पेपर है। इथिक्स में भी आपके हर टॉपिक का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, वहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको यूज़ करने हैं, और उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल्स इथिक्स में बहुत ज़्यादा देने हैं। तो ये तो बेसिकली वो उस पर हो गया कि आपका इस तरीके से क्या है कि जीएस के सारे पोर्शन के लिए। अब एसे की थोड़ी सी जल्दी से बात कर लेते हैं। एसे के लिए बेसिकली आपका जो जीएस में आपने पढ़ा हुआ है, एसे के लिए अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी है। एक स्ट्रक्चरिंग एसे की आपकी सही होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक अगर दिया है मुझे एसे में, जैसे मुझे एसे लिखना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई भी आप टॉपिक दे दीजिए, यहाँ से मतलब अनंत में कोई भी टॉपिक दे दीजिए, मेरा अप्रोच सेम रहेगा। वो ये है कि मैंने वो टॉपिक को लिया, देखा, और उससे रिलेटेड मेरे पास क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, वो पॉइंट को मैं ऐसे रैंडमली लिख ले रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ जीएस के सिलेबस को। तो जीएस के सिलेबस, जैसे कि कोई भी टॉपिक मान लीजिए मुझे एनवायरनमेंट पे ही पूछ लिया कोई टॉपिक कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, तो मैं फिर उसको हिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करूँगा, ज्योग्राफी से जोड़ूंगा, सोसाइटी से जोड़ूंगा, आऊँगा फिर पॉलिटी, मतलब जैसे आप देख रहे होंगे GS1 में मैंने कवर कर लिया पॉइंट्स, फिर GS2 में मैं आ गया तो वहाँ पे फिर पॉलिटिकल एंगल क्या है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें की हुई हैं, आर्टिकल 51 है, 51A है, और फिर आपका DPSP में इसकी बात की गई है। तो इसी तरीके से गवर्नेंस में उसका क्या एस्पेक्ट है। फिर IR में ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, क्लाइमेट चेंज, पेरिस कॉन्फ्रेंस, ग्लासगो समिट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसी तरीके से फिर उसके पश्चात जो है आपका इकोनॉमी में इन्वायरमेंट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है, आप सबको पता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग का आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से चलते हुए इंटरनल सिक्योरिटीज़ की वजह से, क्योंकि ये आपका इन्वायरमेंटल जैसे माइग्रेशन होता है, लोग करते हैं एक देश से दूसरी जगह से, बिकॉज कि वहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। सिमिलरली आपका फिर देख सकते हैं कि एथिक्स का भी एंगल बनता है कि कैसे लोग जो है पलायन कर रहे हैं एक दूसरी जगह से, लोग आने नहीं दे रहे हैं किसी दूसरे देश में। मतलब बहुत ऐसे एंगल्स हैं जो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक ब्रॉड आपको एंगल अगर देना होगा तो जीएस के पेपर को आप मतलब एंगल्स सोच करके किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप ऐसे बहुत अच्छा सा लिख सकते हैं ऐसे। और इसके बाद फिर हम अब इंटरव्यू की स्टेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू के लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं होती है। इंटरव्यू का जो आपने जीएस का कंटेंट पढ़ा हुआ है, अगर आपका वो रेडी है मोस्टली, तो उससे आप आंसर वहीं से आपके निकलेंगे। बस आपको ब्रशअप करना होगा मोटी मोटी चीज़ें। यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में बेसिकली पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स पूछ लेते हैं या फिर कोई प्रोविजंस पूछ लेते हैं। यूपीपीसीएस में ये होता है। यूपीएससी में इंटरव्यू में बेसिकली वो तो खैर इट कैन गो एनी वे, किसी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जो अप्रोच होगी वो यही होगी कि आपका कंटेंट आपको मेन से ही मिलेगा। आपका जो बेसिकली अप्रोच होगा वो ये होगा कि लास्ट के 1-8 महीने में जितना भी करंट आया है और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होना है। आपको जो आता है आप बताइए, नहीं आता है तो आप बोल दीजिए विनम्रता से कि मुझे नहीं पता है। हालांकि एक इम्पल्स होती है कि मैं सब बता दूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता था फिर भी मैंने मतलब बोल दिया था। शायद नहीं करना चाहिए, मेरा अप्रोच गलत होगा। बट और कैसा क्वेश्चन जा रहा है, फैक्चुअल है तो आप उस हिसाब से आंसर करें। अगर ओपिनियन बेस्ड है तो बैलेंस्ड ओपिनियन दें। कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको नहीं बोलना है इंटरव्यू में किसी भी कीमत पर। आपसे अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऐसा गलत कर रही है, ईडी टारगेट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें, आपको एक आप न्यूट्रल, एक पब्लिक सर्वेंट होने जा रहे हैं, आपको एक न्यूट्रल रहना है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आपको मेंटेन करनी है। आप कभी भी ऐसा आंसर नहीं कर सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट सही है, गवर्नमेंट गलत है, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जो आपके फेवर में नहीं जाएगा। अब कुछ बुक्स और रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। जैसे मैं पहले बता रहा था, तो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली आपके 4 पिलर होंगे प्रीलिम्स के। एक तो आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, पॉलिटी होगा, और ये है। और अब इधर बीच में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, तो उसको आप उसको भी जोड़ लीजिए। इसके साथ करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी आउटपुट कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो उसमें थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है। तो इनके हिसाब से हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की बुक आप ले सकते हैं। बट मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि आप जो है स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की बुक लीजिए। बिपिन चंद्रा बहुत ही बल्कि है, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट बेनिफिट मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। तो स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर की बुक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी के लिए रस्तानिल मैम, जो मृणाल सर के वेबसाइट पर पड़े हुए हैं उनके वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। सोसाइटी थोड़ा सा कॉमन सेंस से होता है, आप करंट से अपडेटेड रहेंगे तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं। पेपर 2 में अगर बात करें तो आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक है। गवर्नेंस के लिए इसका विज़न का वैल्यू एडेड मटेरियल होगा।
IR के लिए अगेन मैंने बोला था कि आप जो बुक्स मैंने बताई थी राजीव सीकरी सर की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं या फिर किसी और कोचिंग मटेरियल रेफ़र आप कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। बहुत ही डायनेमिक पोर्शन है, आपको टच में रहना पड़ेगा इसके लिए। इकोनॉमी के लिए फिर से मृणाल जी का वीडियो होगा, और फिर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आप नोट्स देख सकते हैं, बहुत से विज़न का वैल्यू एडेड मटेरियल देख सकते हैं मेरे ख्याल से। और फिर इसी तरह से बाकी इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, वो सब भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। उसके कंटेंट बहुत स्पेसिफिक कहीं नहीं होते हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत जगह कंटेंट मिल जाएगा काम भर का। बस आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 1-2 पेज का नोट्स बनाएं मोटे मोटे। एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की बुक यूजुअली लोग पढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा, उससे आपको पूरा समझ में आए तो ठीक है। मेन पॉइंट ये होता है कि आपको कीवर्ड समझ में आना चाहिए और आपको लिखने का तरीका। टॉपर्स के आंसर राइटिंग आप देख लीजिए, उन्होंने कैसे आंसर लिखे हुए हैं, किस तरीके से। आपको एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा देने हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने हैं। पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल दीजिए, आपने कहीं और किसी जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर, उनको कोट करिए। जितने ज़्यादा आप कोटेशन देंगे एथिक्स में उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। फ्लो चार्ट और डायग्राम का सारे पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप जब क्वेश्चन लिखिए तो आप इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद एक डायग्राम डालने की कोशिश करिए, रेलेवेंट डायग्राम, एज रेलेवेंट एज पॉसिबल। अगर पॉलिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे है कि CAG पे पूछा तो CAG के 4 आर्टिकल हैं मेरे ख्याल से, 148, 149, 150, 151, तो चारों आर्टिकल एक सर्किल में बना दीजिए और सारा उसका ब्रीफ लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि आपके पास जो एग्जामिनर को लग जाएगा कि आप बाकी लोगों से आपने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो आगे आप जो कंटेंट बनाएंगे पहले से उनका जो है एक माइंड मेकअप होगा कि बंदे को ज़्यादा पता है। तो इस तरीके से आपका ये एक आंसर राइटिंग का हो गया। फिर अगर मैं बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट की कुछ बात है, तो टाइम मैनेजमेंट देखिए, अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत ही टफ़ है, आपको बहुत ही इफिशिएंटली टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आप, मैं एज एन एवरेज कैंडिडेट जैसे मोस्टली करते हैं लोग, जॉब के साथ नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल प्रिपरेशन ही सिर्फ कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका जो है जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं बहुत ही लिमिटेड हो। जो रिसोर्सेज मैंने बताए हुए हैं उसी के अराउंड, या फिर और किसी का भी आप सजेस्ट ले सकते हैं, जो भी है, लेकिन लिमिटेड उसको रखिए। ऑथेंटिक सोर्स फॉलो करिए। और जो जैसे करंट अफेयर्स के लिए मैं बताना भूल गया, तो करंट अफेयर्स एक तो देखिए UPSC के लिए तो सबको पता है, विज़न और या वाजीराम के आप जो करंट देख सकते हैं, जो भी है प्रीलिम्स का अलग होता है उनका, PT 365, मेंस 365। UPSC के लिए अगर मैं बोलूँ तो जो प्रीलिम्स का कंटेंट उनका होगा उसके लिए करंट के लिए मैं घटना सार मैं बोलूँगा, और जो मेंस के लिए घटना चक्र का जो उनका निकलता है 5-6 वॉल्यूम में, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, वो मुझे सही लगा था। तो क्योंकि शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिसाइजली उन्होंने कवर किया घटना चक्र में। इनफैक्ट काफ़ी क्वेश्चंस भी आए थे इस बार पेपर 1 और 2 में वहाँ से। तो ये आपका उससे हो गया। टाइम मैनेजमेंट आपको उस हिसाब से करना है, बहुत ही प्रिसाइजली आपको पढ़ना है, कम चीज़ें पढ़नी है। प्रैक्टिस आपको समय ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। 2-3 राउंड आपने कर लिए रिवीजन, फिर आप जो है नोट्स की तरफ आइए। शॉर्ट में आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए मैं यही बोलूँगा, स्टैंडर्ड बुक्स आपको चाहिए, आपके ऊपर है, आप बनाना चाह रहे हैं नोट्स तो आप बनाइए, नहीं तो स्टैंडर्ड बुक्स आप बुक्स मैंने लक्ष्मीकांत को जैसे अंडरलाइन कर लिया था, बुक में जहाँ भी अंडरलाइन था मैं वही पढ़ता था, ठीक है। अब जैसे विज़न का वैल्यू एडेड मटीरियल है, उससे अगर मुझे नोट्स बनाने तो मैंने 2-3 बार उसको पढ़ा, हाईलाइट कर लिया, उसके बाद जो पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि फैक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैंने फिर उनको एक पेज में लिख लिया। तो इस तरीके से मैंने विज़न का वैल्यू एडेड मटेरियल का नोट्स बनाया। सिमिलरली किसी भी चीज़ के लिए नोट्स बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, 2-3 बार उसको पढ़िए, उस चीज़ को आप आत्मसात कर लीजिए, पूरी तरह से आपने समझ लिया है, फिर आपका नोट्स जो बनेगा वो अच्छा होगा। अदरवाइज़ 1-2 रीडिंग के बाद बना हुआ नोट्स जो है अच्छा नहीं होगा। और आप मैक्सिमाइज़ करिए कि टाइम आप उसमें रखिए, इंटरटेनमेंट के लिए, अपने रिक्रिएशन के लिए भी टाइम निकालिए, और ये कोशिश करिए कि जो है आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें, प्रोडक्टिव टाइम करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ रहें। स्ट्रेस को भी हटाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा। मेरे तरफ से कुछ चेंजेस जैसे जो मैंने किए थे इस बार, तो वो मैं उसको ये बोलूँगा कि मैथ्स में मैंने इस बार ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। 2019 में मैंने दिया था तो मेरा मैथ्स में काफ़ी कम मार्क्स आया था, 104 ही आया था पेपर 1 में। तो इस बार मैंने काफ़ी मैथ्स की प्रैक्टिस की हुई थी, तो मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई थी, तो वो चेंज मैंने पर्टिकुलरली अपने ऑप्शनल में किया था। GS की स्ट्रैटेजी मोर और लेस जो आपसे मैंने शेयर की है वही है। मॉक टेस्ट वगैरह के वही मैंने बता रहा था कि जो भी टेस्ट पेपर मार्केट में मिलते हैं, वो अब जैसे UPPCS के लिए है तो दृष्टि वगैरह के मार्केट में टेस्ट पेपर अगर मिल जाएँ कहीं से, कोई फ्रेंड है कहीं से भी, या फिर आप अफोर्ड कर सकें तो वेल एंड गुड, उसके टेस्ट पेपर आप देख सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करें। और उन सबसे पहले मैं शायद मुझे ये बोलना चाहिए था, आप UPPCS के 5 साल के जो टेस्ट पेपर GS में आ चुके हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, UPSC में जो 3-4 साल में आ चुका है, वो आपका बेस्ट टेस्ट सीरीज़ होगा। उसको आप जो है पहले क्वेश्चन देखिए मत, सीधे आप उसको सॉल्व करिए, फिर ना हो पाए तो आप देखिए कि क्या पूछा गया, वो मेरे ख्याल से शायद बेस्ट टेस्ट सीरीज़ होगा। उसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी और कोचिंग का देख सकते हैं, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। जो भी आपको व्हाटएवर मेक्स यू फ्रेश एंड अलाइव, यू शुड डू इट। कोई भी कंपल्सन नहीं है, ओवरडू किसी चीज़ को मत करिए, एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपको यहाँ पे वो करना चाहिए। कोचिंग की अगर बात करें तो देखिए, कोचिंग बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपका कम समय में प्रिपरेशन हो जाएगा तो कोचिंग से तो आप चले जाइए कोचिंग के लिए, लेकिन मैंने ये
जनरल ऑब्जर्वेशन ये देखा है कि जो मेंस का अच्छा कंटेंट है वो जनरली एब्सेंट है मार्केट में। प्रीलिम्स के लिए हर कोई आपको पढ़ा सकता है, लेकिन मेंस का वो क्वालिटी आंसर जो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे, बाकी लोगों की तुलना में 1-2 नंबर ज़्यादा दे, वो कोचिंग से आना थोड़ा मुश्किल है। वो आपको खुद ही से, चाहे आपको कंटेंट डेवलप करके, रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, जैसे भी करके वो आपको खुद ही करना होता है। वो कोचिंग में थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि उतना ईजी होगा मिलना, वो आपको सेल्फ ही डेवलप करना पड़ेगा। वेलकम टू लुकमान IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. उम्मीद है मैंने जो भी आपके सामने अपना अनुभव साझा किया है वो आप सभी के उपयोग में आएगा। आप सभी को अपनी स्ट्रैटेजी, आपको जैसे मैंने कहा कि आपको अपने हिसाब से बनानी है। मेरा जो भी अनुभव था मैंने आपको बताया। आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी जो भी लगे आप अपने हिसाब से बताइए। मैं DKT को प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना अनुभव आप सभी से शेयर कर सकूँ। धन्यवाद।